बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। मेरे बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। मेरे लिए सबसे जरूरी यह है कि मैं अपना काम जारी रखूं और अपनी बात करता रहूं, और वो मैं कर रहा हूं। मैं महफूज हूं, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। वही जिंदगी देता है, वही हिफाजत करता है, वही राज़िक है, वही पैदा करता है, और वही आपकी हर चीज का मालिक है। तो अल्लाह ताला से मुझे सबसे ज्यादा हमेशा उम्मीद रहती है। आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। खबरों की तरफ जाते हैं नाज़रीन डायरेक्टली। जरूरी यह है कि जो बात मैं करता हूं, जो काम मैं करता हूं, वो काम जारी रहे और वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम ही मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी जिम्मेदारी से रोकने की मुझे बार बार कोशिश की गई, लगातार कोशिश की गई। मेरे बहुत सारे दोस्त जानते हैं बहुत सारी चीजें, और उन्हें उस बारे में पता है जो कुछ मेरे साथ हुआ है गुज़िश्ता चंद दिनों में। और अगर तो मैं आपको ना बता पाया तो वो आपको बता देंगे कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है और कौन सी चीजें उन्होंने विटनेस की हैं। बहरहाल अभी आ जाए जरा खबरों की तरफ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया जो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात हुए। हुकूमत ने जो दरखास्त की थी इमरान खान साहब से कि आप फौरी तौर पर अपनी जो कॉल आपने दी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल नाफरमानी के हवाले से, वो अपनी कॉल आप वापस ले लें। इस पे इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जब तक हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाती मुज़ाकरात में, तब तक सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ने हुकूमत का जो मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के हवाले से बताया तो उन्होंने कहा कि ये एक टाइम फ्रेम के अंदर होने चाहिए। हुकूमत के पास तो ये है ना कि एक दिन और गुजर जाए, एक दिन और गुजर जाए। उन्हें लगता है कि अगले दिन कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी चीज हो जाएगी जिसमें उनके हाथ कोई अलादीन का चिराग लग जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन गुज़िश्ता 2.5-3 साल से हो ये रहा है कि बजाय चीजें ठीक होने के मजीद खराब होती चली जा रही हैं। एक के बाद एक तजुर्बा करके देख लिया, लेकिन चीजें ठीक होने की बजाय ज्यादा से ज्यादा खराब हो रही हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं जी कि बगैर इनको ज्यादा टाइम देने की बजाय एक टाइम फ्रेम रखें, और हमारे जो 2 इंतहाई जायज मुतालबात हैं, नंबर 1 जितने भी कैदी हैं बेगुनाह उनको रिहा किया जाए, या जिनके केसेस चल रहे हैं उनको जमानतें दी जाएं, जो उनका हक है उन्हें मिलनी चाहिए। और दूसरा उनका मुतालबा यह है कि 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर इन दोनों वाकयात के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, कमीशन बनाया जाए, जिसमें पता चले कि सीसीटीवी फुटेज में क्या था, पता चले किसका क्या रोल था, पता चले कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया, जो लोग बाइज्जत बरी हो गए। यानी बहुत सारे लोग 9 मई के केसेस में डिस्चार्ज हुए, लेकिन उन्होंने कई कई महीने जेलों के अंदर गुजारे हैं। अब वो बेगुनाह साबित हो गए, उन्होंने जेलों में गुजारा टाइम, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हजारों लोग पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए हैं, और 9 मई के केसेस को जितना ज्यादा पाकिस्तान में इदारों ने खराब किया कि जिस बंदे ने माफी मांग ली है, इमरान खान को छोड़ दिया, वो बेगुनाह हो गया। सबसे पहला तो जुर्म यह था कि अगर 9 मई किया एक बंदा उसके अंदर फिक्स है, तो जैसे ही वो इमरान खान को छोड़ता है वो बेगुनाह हो जाता है, वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि एक बंदा ऐसे बेगुनाह हो जाए। तो अगर सजा देनी है तो कानून के मुताबिक सबको देनी चाहिए थी। यहां से यह मामला मशकूक होना शुरू हुआ। फिर मैंने देखा जैसे पुलिस ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर दी। फिर पुलिस ने जो मौके उठाया कि जनाब छुप के भेस बदल के पुलिस वाले अंदर चले गए, वो इमरान खान साहब की टेबल के नीचे छुप गए। वहां छुपकर उन्होंने जनाब कहा कि हमने सुन लिया इमरान खान साहब ने प्लानिंग की है। 4 जगह पे तो बंदा चेक होता है, और पहले पॉइंट के ऊपर मेन गेट से जो अंदर जाता था ना, वहीं पे नाम लिखा हुआ होता था, वो बंदा अंदर दूसरा जा ही नहीं सकता। और 2 पुलिस वाले छुप के जाके टेबल के नीचे बैठ गए। वो तो टेबल भी बहुत छोटी सी है जितने इमरान खान साहब टांग रख के बैठते थे। तो अजीबोगरीब बातें जो की गई हैं, तो एक मजाक बनाया गया 9 मई के मामले को। हालांकि उसको अगर सही तरीके से चलाते तो शायद कुछ लोग फिक्स हो जाते जो जिम्मेदार होते। बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो कुछ हुआ उसका खुमियाजा पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। अब सारे सर जोड़कर बैठे हैं कि इससे निकलना कैसे है। देखिए, सबको इस बात का आइडिया था कि मिलिट्री कोर्ट्स कोई इंटरनेशनल लेवल पे पसंदीदा चीज नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में दबाव इतना ज्यादा बढ़ाया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, और सोशल मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बढ़ा, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद एक बेचैनी है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है उनके बीच में। उन्हें परेशानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गया है, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन चली जाएगी। तो वो जो सहूलतकारी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने की है एक लंबे अरसे तक, 3-4 साल तक, वो सहूलतकारी खत्म हो जाएगी। और अगर ये सहूलतकारी खत्म हो जाती है तो फिर हम किस तरीके से अपनी चीजों को कंटिन्यू कर पाएंगे? सहूलतकारी खत्म होते ही आपको पता है फिर यूरोपीय यूनियन भी बोलेगा, फिर बरतानिया भी बोलेगा, फिर अमेरिका में भी आवाजें उठेंगी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा भी बोलेगा
यानी अक़वाम मुत्तहिदा में जिन लोगों ने मामला उठाए थे, उन्होंने मुझे अक्टूबर या नवंबर 2023 में बताया, मुझे वो मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जब हमने यूनाइटेड नेशन से राब्ता किया तो वहां हमें यह पता चला कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अमेरिकन आशीर्वाद है, इस वजह से हो रहा है, और इसलिए यूनाइटेड नेशन जो है वो एक इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहा, सिर्फ ऐसे ही रिपोर्टिंग कर रहा है मामला की, वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा। लेकिन अब जैसे ही जो बाइडन इंतजामिया जा रही है, जाते जाते वो भी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी है, पॉलिसीज के ऊपर, स्पेशली ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके हवाले से उन्होंने तनकीद की है। तो अब इस मामले से निपटना कैसे है? अब देखें, दो चीजें हैं जो अंडर डिस्कशन है। नंबर एक ये है कि इस मामले को यहां रोक लिया जाए, मामले को अदालत के अंदर जाने दिया जाए और अदालत के अंदर से इसको कलअदम कर दिया जाए और पूरी दुनिया को मैसेज चला जाए कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कोई फैसले नहीं हुए थे, वो खत्म हो गए, तो ये इसके अंदर से निकल जाए सारे। एक तो ये फैसला होगा कि इसकी जान छुड़ा लें। दूसरा फिर ये है तरीकाकार के इसके ऊपर डट जाए और सारे मिलकर खड़े हो जाएं और ये फैसला कर दें कि जनाब जो बाकी 50-60 बंदे हैं उनको भी हमने मिलिट्री कोर्ट में सजाएं देनी है और इमरान खान को भी उठाकर मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जाना है। अब जो लोग चंद दिनों पहले तक ये दावे कर रहे थे, बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि इमरान खान एक फितना है, उसको हमने कुचलना होगा और हमने इमरान खान को लेकर जाना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और जनाब वहां पे गवाहियां आ गई हैं और फैद हमीद ने और इमरान खान ने मिलके जो है वो 9 मई करवाया था। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कि उस इंफॉर्मेशन से अलग भी कुछ चीजें हों, लेकिन मैं आपको अपनी जाती इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूं कि 2022 के मई में इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से ताल्लुकात मुनक़ता किए थे और ये मुझे इमरान खान साहब के बहुत करीबी लोगों ने बताया था और मुझे सबूत भी बताया था कि उन्होंने उस वक्त मुनक़ता कर दिए थे। और उसके बाद उनका कोई जवाब बनता नहीं है जनरल फैज हमीद से राब्ते में रहने का, लेकिन अगर है तो कोई तो सबूत होंगे ना, तो अब तक मामला खुल जाना चाहिए था। अब इमरान खान के पार्टी के कारकुनों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजा देने पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया तीनों ने रुला डाल दिया है। आपका जीएसपी स्टेटस जो है वो डिस्कस होना शुरू हो गया है। अब ये कारकुनों की बात थी, अगर साबिक वजीर आजम को उठाकर मिलिट्री कोर्ट में ले गए तो किस तरह का रिएक्शन आएगा हम आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिस्कशन इस बात के ऊपर हो रही है कि किस तरीके से इस मामले को अब टैकल करना है, क्योंकि ये एक डिजास्टर के तौर पे देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है, सियासी कारकुन है, उनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजा हो रही है, हालांकि दूसरी अदालतें मौजूद हैं और सेम मुकदमात 9 मई के सिविल कोर्ट्स के अंदर बाकायदा अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी अदालतों में वो फौजदारी मुकदमात बाकायदा चल रहे हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात भी बाकायदा अदालतों में चल रहे हैं। देखिए ना, इंसिडेंट तो एक ही है 9 मई का। अब 9 मई के अंदर कुछ हजारों लोग जो हैं उनके मुकदमा चल रहे हैं दहशतगर्दी की अदालतों में, दीगर अदालतों में, हाई कोर्ट्स के अंदर। ये 9 मई के मुकदमात हैं और इसी 9 मई के वकूए के कुछ मुकदमात फौजी अदालतों में चले गए हैं। यानी ये भी एक अजीब चीज है कि अगर डील करना है तो सबको एक ही तरह डील करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को वहां ले जाएंगे और कुछ को यहां ले आएंगे। अब इसमें हुकूमत कहती थी सिंबॉलिक सजाएं होंगी, लेकिन सजाएं 10-10 साल की हो गई। उसके ऊपर भी दुनिया में एक जो है वो इस्तराब है और जिस तरह से इसको दुनिया में देखा जा रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब क्रिसमस की छुट्टियां होने जा रही हैं पूरी दुनिया में, तो क्रिसमस के बाद ये मामला उठेगा और ये मामला ज्यादा उठेगा मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो किया उसके नतीजे में अब एक कांग्रेशनल मीटिंग होने जा रही है अमेरिका में और वहां पे बाकायदा ब्रीफिंग होगी कि पाकिस्तान में किस तरह से फस्तायत की गई है और 26 नवंबर को स्पेशली उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा इमरान खान साहब के मुकदमात और मामलात भी। इसके अलावा एक बरतानिया में भी होने जा रहा है ये मामला और कनाडा में भी होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का मूड आपने चेक कर लिया है और उन्होंने भी एक हार्ड लाइन ली है इस सारे मामले को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की जो नई टीम है ना, उसके अगर आप बयानात सुने, गुज़िश्ता कुछ बयानात आप निकालें, मिसाल के तौर पे उनके मार्को रूबियो इनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के तौर पे इंतखाब है, इसी तरह रिचर्ड ग्रेनल है, इस तरह एक दो खवातीन है। इनके अगर आप माजी के स्टेटमेंट्स देखें जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी किचन कैबिनेट है, जो बहुत करीब के लोग हैं, तो आपको यह समझ आ जाती है कि वो डिक्टेटर्स के बहुत खिलाफ है। वो खुलकर यह बात करते रहे कि हमने दुनिया में उन लीडर्स के साथ डील करना है जिनके पीछे उनकी आवाम खड़ी होगी, हमने डिक्टेटर्स के साथ डील नहीं करना। बल्कि जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आ रहे हैं उनका मैं एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा डिक्टेटर्स अमेरिका के दोस्त नहीं हो सकते। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें भी दी।
उन्होंने कहा ये दुनिया के अमन व अमान के लिए और दहशतगर्दी के हवाले से डिक्टेटर्स एक बड़ा मसला होते हैं। ये अपने इक्तदार के लिए समझौते करते हैं। ये डिक्टेटर्स बाय डिजाइन अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करवाते हैं। ये उनका सोचना है। उन्हें यह लगता है कि डिक्टेटर्स अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली वो मुसलमान मुल्कों की बात कर रहे थे, कि जहां पे अपने लोगों को कंट्रोल किया जाता है वहां उनको थोड़ा सा रूम दिया जाता है। ठीक है, आप अमेरिका को गालियां दे दें, आप इसको दे दें। ये अमेरिका के दोस्त नहीं हो सकते। अपने इक्तदार को तूल देने के लिए लोगों को ये कहते हैं कि वहां आप जो मर्जी करें, बाहर आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क के अंदर या मिस्र के अंदर या फलां मुल्क के अंदर आपने कुछ नहीं करना। पाकिस्तान में मैंने इसलिए कहा कि डिक्टेटरशिप बहुत रही है और अभी भी जो माहौल पाकिस्तान में है वो डिक्टेटरशिप वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन कोई और जीता, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत किसी और को बनाकर दे दी, और जिनको हुकूमत बनाकर दी वो हुकूमत में आने के लायक ही नहीं थे, काबिल ही नहीं थे, और उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान एक डिजास्टर में चल रहा है। अब इमरान खान साहब ने तो इनकार कर दिया है, लेकिन दूसरी जानब कुछ शिकवे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के, और ये दो बड़े अहम शिकवे हैं। एक तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो केस चल रहा है, जो इन्होंने एक इस्तगासा किया हुआ है 26 नवंबर के हवाले से, उसमें हमें ऐसी उम्मीद थी कि जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सारी क़यादत पहुंच जाएगी, बहुत बड़ी तादाद में लोग अदालत में पहुंच जाएंगे और उनके जाने से एक माहौल बनेगा और सब अपने शोहदा के लिए इंसाफ मांगेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पीर वाले दिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब मैंने इतलात इकट्ठी की तो पता चला कि जनाब वहां तो खामोशी थी और वहां पे लोग नहीं पहुंचे, और उस वजह से एक लंबी तारीख भी आ गई है। तो ये एक बदकिस्मती वाली बात है कि जो गरीब कारकुन शहीद हुए उनके लिए सारी क़यादत को वहां पहुंचना चाहिए था। एमएनएस को, सेनेटर्स को, पार्टी के ओहदेदारों को बड़ी तादाद में जाना चाहिए था, जो मेन लोग हैं, और जाकर उन्हें अपने कारकुनों के साथ, जो शहीद कारकुन है या जो गिरफ्तार कारकुन है या जो लापता कारकुन है या जो जख्मी है, उनके साथ इजहार हमदर्दी करना चाहिए था। दूसरा, जो एक कारकुन शहीद हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मलक अदरीस शहीद, ये पेशावर अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, वहां पे इनकी डेथ हो गई। लगभग इनका 4 हफ्ते तक इलाज करने की कोशिश की गई। ये कुछ टाइम ऐसा था कि वो बेहतर भी लग रहे थे, लेकिन उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए। अब वहां पे उनके भाई ने शिकायत की। उनका शिकवा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं आई और मेरे भाई ने इस पार्टी के लिए कुर्बानी दी है। तो इस पे शहबाज गिल साहब ने और दीगर कुछ लोगों ने अफसोस का इजहार किया है, और ये वाकई अफसोस की बात है कि जिन कारकुनों ने कुर्बानी दी है, जो शहीद हुए हैं, वहां पे पूरे गांव के अंदर लोग धाड़े मार रहे थे। तो मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अलावा जो मरकजी क़यादत है, अटक बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ है, उन्हें जाना चाहिए था और जाकर इस जनाजे के अंदर शिरकत करनी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इंतहाई सुस्ती पहले भी करती रही है और इस वक्त भी उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया है, जो अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में इनके घर जाना चाहिए, सबको इनके घर जाना चाहिए, इनकी कब्र पे जाना चाहिए, वहां अफसोस का इजहार करना चाहिए और वहां पे आवाज उठानी चाहिए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नुक्ता उठाया गया कि तहरीक इंसाफ ने क्यों जो है वो नहीं दिए, अपने वकला नहीं दिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो देखिए, एक चीज जिसको तहरीक इंसाफ तस्लीम ही नहीं करती, वो इसको मानते ही नहीं कि मिलिट्री कोर्ट कोई कोर्ट ही नहीं है। तो जब एक चीज कोर्ट ही नहीं है तो उसमें बतौर वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्यों पेश हो जाए जाके। लेकिन वहां पे एक कर्नल साहब है जो बैठ के केस सुन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सलमान अकरम राजा साहब जाके कर्नल साहब को समझाएंगे कि कानून क्या है और उन्हें समझ आएगी इस बात की? वो तो सबको पता है कि मिलिट्री कोर्ट क्या होती है और उसने किस तरह सजा देनी होती है। क्या उन्होंने सजा नहीं देनी थी? इसके अलावा और क्या ऑप्शन था उनके पास? उन्होंने सजा ही देनी थी, क्योंकि हमने जब भी कभी सीनियर ऑफिसर्स को सुना मिलिट्री के, तो उनको यही कहते सुना कि जनाब ये बड़ा जुल्म और जबर और ज्यादती होगी। वो ओपिनियन अपनी दे चुके थे। तो जूनियर अफसरान जो वहां पे जज के तौर पे मौजूद थे, वो कैसे उनके खिलाफ जा सकते थे? दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक सेट पैटर्न है कि मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स। सिविलियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नहीं हो सकता। तो सिविलियंस को सिविलियंस की अदालत में लेकर जाना चाहिए, जहां पे कानून, आइन, इंसाफ और आपको मौका मिलता है अपना केस लड़ने का। हालांकि पाकिस्तान में वहां पे भी कम है, लेकिन फिर भी आपको मौका तो मिलता है अपना केस लड़ने का। वहां पे आपको केस लड़ना चाहिए। मैंने अपने बेशुमार केस लड़े हैं, बहुत सारे केसेस में, 95% केसेस में मैं बाइज्जत बरी हूं। जो केसेस बच गए हैं उनके अंदर भी मेरे पास बेल मौजूद है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें अभी बेल मौजूद नहीं है। तो मैं अपनी कानूनी लड़ाई जितनी मैंने लड़ी है तो अदालतों में ही लड़ी है। तो वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो फिर आप ऑप्शनलेस हो जाते हैं। अब एक चीज और है, इस वक्त जो पूरा निजाम है वो मिन्नतें और तरले कर रहा है सिर्फ एक चीज के लिए, कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें कोई एक दो बंदे हैं, उनको इनविटेशन मिल जाए। दो बंदे उनके इनविटेशन के लिए
अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफीर है उसने जमीन आसमान एक कर दिए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बेपनाह पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं कि जिस लॉबिस्ट ने जो करना है वो करे, हमें किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में पहुंचा दें। दो बंदे हैं जिनकी बहुत ख्वाहिश है कि किसी तरह हमें डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचा दें। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये हो भी गया, फर्ज करें ये हो जाता है और कोई इन्विटेशन इनको मिल जाता है और ये वहां पहुंच के बैक बेंचर्स बन भी जाते हैं, तो भी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप को मिल गए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आसपास होंगे कैमरे और जैसे ही उन्हें बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान से हैं, तो आप डोनाल्ड ट्रंप को जज नहीं कर सकते कि अगले लम्हे वो क्या करेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप कुछ नहीं जानते, वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। मे बी डोनाल्ड ट्रंप वहां पे कोई ऐसी बात करे जो इनके लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस बन जाए, या वो इमरान खान के बारे में कोई बात कर दें, या पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफियों के बारे में कोई जुमला बोल दें। तो ये भी एक रिस्क है एक तरह का, लेकिन इसके बावजूद पूरा निजाम कोशिश कर रहा है। और दूसरा, जो ट्रंप की आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ कुछ थोड़ा सा प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया है कि जनाब हम अमरीकी गुलामी नहीं मानते, जनाब अमेरिका जो है वो हमारे फैसले नहीं कर सकता। तो यही तो हम कह रहे हैं, अमेरिका कौन होता है हमारे फैसले करने वाला? अमेरिका के फैसले में पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया ना, और अमेरिका का ही कॉन्सेंट था, साइफर मौजूद है। ये तो एक खुफिया डॉक्यूमेंट था जो इमरान खान साहब ने पब्लिक कर दिया, वरना ये तो कभी पब्लिक होना ही नहीं था। और अब जो है वो जो बात कर रहे हैं वो इंसानी हकूक पे रख के अपने सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट डाल रहे हैं, वो कोई खुफिया दरवाजा इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, एक इंफॉर्मेशन आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर सफारती अमला है उसको यह कह दिया गया है कि बाकायदा पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए साफ और शफाफ तरीके से कि पाकिस्तान में इमरान खान का रजीम कैसे तब्दील हुआ और तब से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इंतखाबात कैसे हुए। तो ये सारी एक रिपोर्ट बन के अमेरिका में जाने वाली है, और ये रिपोर्ट जब वहां पे जाएगी तो लाजमन है उसका एक रद्दमल आएगा या वहां से कोई रिपोर्ट जारी की जाएगी। अब अमेरिकन जो है वो आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि वो आपका बाजू बरोड़ देंगे। उनके 100 तरीके हैं, ख्वाजा आसिफ ने बताया ना, ख्वाजा आसिफ ने बताया कि उनके पास 100 तरीके हैं आपका बाजू मरोड़ने के। वो IMF के जरिए मरोड़ सकते हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान साहब को कह सकते हैं, वो किसी अरबी मुल्क में कह सकते हैं, वो किसी और मुल्क में कह सकते हैं, वो कहीं से भी आपका बाजू मरोड़ सकते हैं। उन्हें 100 तरीके आते हैं। लेकिन जब वो इक्तदार में आएंगे 20 तारीख को, तो उसके बाद एक डरौने ख्वाब की तरह है पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अभी ये खुद से बोल नहीं रहे, ये खुद से किसी किस्म की बात नहीं कर रहे। ये क्यों नहीं कर रहे उसकी भी आपको रीजन देता हूं। इसलिए नहीं कर रहे, अपने कुछ इन्होंने चमचे खर्चे छोड़े हैं, कुछ छोटे मोटे नाम इन्होंने छोड़े हैं कि तुम अब बयानियां बनाना शुरू करो कि ये कहते थे जनाब के अमेरिकी गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, और अब ये अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। एक तो इमरान खान ने अमेरिका से मदद कोई नहीं मांगी, बल्कि इमरान खान की पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने खुलकर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई उसके खिलाफ बात की। और किसी पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की लगाई जाने वाली पाबंदियों के ऊपर कोई बात नहीं की। सिर्फ इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी रखता है जिसने अमेरिका की पाबंदियों के ऊपर उस वक्त बात की जब इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और अमेरिका से उसके हक में आवाजें उठ रही हैं। ये है इमरान खान। तो पाकिस्तान उसके लिए ये है। सबसे पहले इमरान खान ने यह ऑर्डर भी दिया है कि मेरी पार्टी के अंदर सिर्फ 3 बंदे, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा, और एक उन्होंने और नाम दिया है, ये तीन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा ये लोग जो हैं ये स्टेटमेंट दे सकेंगे जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उसके ऊपर। बाकी सारी पार्टी इसके ऊपर स्टेटमेंट ना दे, वो इसके ऊपर खामोश रहे, क्योंकि ये हसास मामला होते हैं, चाहे सऊदी अरब का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे बाकी मामला हो। और पीटीआई ने खुलकर मुखालफत की है पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका की पाबंदियां लगी उस हवाले से, और पीएमएलएन खामोश है। लेकिन अब वो बयानियां बना रहे हैं, और खामोश वो इसलिए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं राइट टाइम का। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुछ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी कोई एंगेजमेंट हो जाए, वो हमसे कुछ ऐसा मांग ले जो हम उनको ऑफर कर दें, सर अब ये कर सकते हैं आपके लिए, कुछ भी इस वक्त तो इमरान खान से बचने के लिए तो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी तक ये व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, कि अभी तक ये उसी शजर से चिपके हुए हैं कि जनाब कोई सादा रास्ता कट दो। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की हर तरफ ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो अभी इनको उम्मीद है, लेकिन जब इनकी उम्मीद टूट जाएगी तो फिर इतने इस बयानियों को बनाएंगे कि जनाब अमेरिका ने हमारी हुकूमत खत्म कर दी। हालांकि अमेरिका ने जो हुकूमत करी थी खत्म, वो सबको पता था। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक फस्तायत ज्यादा इलेक्शन करवा के, बल्कि जबर एक्शन करवा के पाकिस्तान में जो हुकूमत बनाई गई है जाली फार्म 47 के ऊपर, वो भी सारी दुनिया जानती है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान का जो हल है वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और नए इलेक्शन करवाए जाएं। मैं आपको रिचर्ड के बारे में एक चीज और बताता हूं, क्योंकि आजकल बड़ा टॉपिक बना हुआ है
तो रिचर्ड की जो टोटल पोस्टें हैं जो अब तक उन्होंने की हैं वो 54 है, पोस्ट और रीपोस्ट तकरीबन 54 उन्होंने की हैं। 5,70,00,000 व्यूज मिले हैं उसको, 12 लाख से ज्यादा उनको लाइक्स मिले हैं, 5,25,000 रीपोस्ट उनको मिले हैं और 1,30,000 रिप्लाईज भी मिले हैं रिचर्ड को। और सिर्फ एक पोस्ट रिचर्ड की ऐसी है जिसे 1,21,00,000 व्यूज मिले हैं। अब आप अंदाजा करें कि अमेरिकन को भी इस बात का आइडिया हो गया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉपुलर वॉइस है वो क्या है, वो इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं ना। ट्विटर भी उनका अपना ही है अब, क्योंकि इलन मस्क उनकी टीम का हिस्सा है, तो ट्विटर भी उनका अपना है। तो नाज़रीन, अभी अमेरिकन एम्बेसी के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और एक एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है। उनको अब ये बताना पड़ेगा कि उनके ट्वीट से एहसन इकबाल का वो ट्वीट क्यों रीट्वीट हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की बुराई की गई थी और इमरान खान की बुराई की गई थी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।